नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ में रिटायर्ड जज शैलेंद्र नाथ टंडन को धमकी मिली है। फोन पर जान से मारने का मैसेज भेजा गया है। बेहद बड़ी खबर। बाबरी मामले में विशेष न्यायाधीश थे शैलेंद्र। रिटायर्ड जज के घर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गोमती नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बेहद बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। गोमती नगर थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महोबा जिले से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, 1 महीने का मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर और हॉट प्लेट भी दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअली माध्यम से यूपी के महोबा जिले में लाभार्थी महिलाओं से योजना के तहत पहला गैस कनेक्शन सौंपा है। और इस दौरान सीएम योगी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तमाम लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बातचीत भी करी। लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। तो वही उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत महोबा में एलपीजी गैस कनेक्शन 2016 में उत्तर प्रदेश से पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च की गई थी पीएम उज्ज्वला योजना। और आज महोबा से दूसरे चरण की शुरुआत 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर उज्ज्वला दूसरे चरण की शुरुआत में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जुड़े और महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन सौंपकर दूसरे चरण का आगाज किया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को लखनऊ से अयोध्या की यात्रा ट्रेन के जरिए करने वाले हैं। रामनाथ कोविंद इस महीने 29 तारीख को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। वो पहले कानपुर, फिर लखनऊ और उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे। तो वहीं गोरखपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें कि चारबाग रेलवे स्टेशन के जरिए अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस के जरिए उनके सफर करने पर भी विचार चल रहा है। राष्ट्रपति का संभावित दौरा 26 से 29 अगस्त के मध्य तय हुआ है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को रामनाथ कोविंद राजधानी में बीबीओ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसके बाद वो 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। यह अभियान 15 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा, जिसके तहत प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे भरने का काम किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधीन सभी सड़कों को बारिश थमते ही मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए शासन ने 600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस पूरे काम की विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी। इस अभियान के तहत शहर के साथ साथ ग्रामीण सड़कों को भी भरा जाएगा। तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज से सटे बालू अड्डा क्षेत्र में उल्टी दस्त और डायरिया का कहर छाया हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो चुके हैं और वहीं डायरिया की वजह से 2 बच्चों की मौत तक हो गई। बात की गंभीरता को इस लिहाज से समझिए, स्थानीय निवासियों ने यह बताया है कि रविवार से यहां गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इसकी वजह से काफी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है। मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। सिविल अस्पताल के सीएमएस को फोन करके
तत्काल उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि हम और हमारी सरकार आपके साथ है। कल जानकारी में आया था तो ऐसे सभी बच्चों को हमने एडमिट कराया है सिविल अस्पताल में, कुछ का अन्य अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है, लेकिन सभी को हम सेंट्रलाइज रूप से एक अस्पताल में ला रहे हैं। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार के खर्चे पर होगी और कोई भी जांच बाहर के लिए नहीं जाएगी, ऐसे निर्देश हमने चिकित्सा अधीक्षक को दिए हैं। और अस्पताल भी मैं स्वयं गया था, अभी बालू अड्डे पे भ्रमण कर रहा हूँ और जो भी जहां से दिक्कत हुई है हम उसकी जांच कराएंगे और उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे कि कैसे डायरिया पनपी, कैसे क्या गलती हुई है। सोचिए, जब आप वोट देते हैं तो बेसिक मांग आपकी क्या होती है? साफ पानी, बेहतर भोजन और एक सुरक्षित कल। लेकिन बेहतर पानी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सोचिए, गंदे पानी की वजह से सैकड़ों लोग, यहां पर 80 से ज्यादा लोग ऐसे हो गए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जिसमें शामिल है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस समय हमारे संवाददाता अविनाश मौजूद हैं। अविनाश, क्या हालात हैं इस समय के क्षेत्र के? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें हजरतगंज के सबसे पॉश इलाके माने जाने वाले हजरतगंज के बालू अड्डे इलाके में तकरीबन 20 लोगों की दूषित पानी पीने के चक्कर से उनकी हालत बिगड़ी, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे, ये वही गली है जहां पर करीबन 30 से 40 लोग जो हैं दूषित पानी पीने के चक्कर में बीमार हुए हैं। उनको नजदीकी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ पीड़ित यहाँ पर जो निवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किन लोगों के चलते यहाँ? हमारा नाम रुचि है और हमारा भी बच्चा लैट्रिन उल्टी के कारण जो 4 दिन से हमने एडमिट कर रखा था उसको, अभी हम कल शाम को उसको डिस्चार्ज करा के लाए हैं सर, और हमने प्राइवेट से इलाज करवाया उसका और सरकारी में तो कोई सुनवाई नहीं है। अविनाश, अगर आप बात इनसे कर पा रहे हैं तो इनसे ये पूछिए कि गंदे पानी की शिकायत आखिरकार कब से है इन तमाम लोगों को? आज ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और ये मामला अपने आप में कितना ज्यादा तूल पकड़ रहा है और कितना बड़ा मामला है, इस बात की गंभीरता से समझा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री खुद पहुंचे यहां पर। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से जो मंत्री है ब्रजेश पाठक, वो कानून मंत्री है, वो यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों से यहाँ पर हालचाल लिया। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस पे हमेशा जो है खड़ा हुआ है। दूसरी चीज, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और भी यहाँ पर जो निवासी हैं उनसे जानेंगे कि आखिर किस वजह के चलते कुछ लोगों की जो 2 बच्चों की मौत भी हुई है। दादा, आपका क्या नाम है, किस कारण से मौत हुई? पानी से, पानी पीने से। हाँ, वही लैटरिन और पलटी शुरू हो गए। कितने साल का बच्चा था? 1 साल होने वाला था, 17 तारीख को उसका 1 साल हो जाएगा। हाँ, कुछ और भी यहाँ पर निवासी तो क्या पानी को लेकर के इन लोगों ने शिकायत नहीं करी थी? महकमे में किसी से शिकायत नहीं की गई थी? बिल्कुल, इसको लेकर लगातार हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है नगर निगम को शिकायत की गई थी, लेकिन जब मीडिया संस्थानों में खबर चली उसके बाद आज नगर निगम के कर्मचारी है यहाँ पर सफाई करने में जुटे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सोचिए, जब आप वोट देते हैं तो वोट में आपकी चाहत होती है कि बेसिक सुविधाएं तो कम से कम मिल जाएंगी, हमारा नेता हमारे लिए इतना तो करेगा। लेकिन जब आपके बच्चे साफ पानी न मिलने की वजह से बीमार हों तो क्या होगा भविष्य उस मोहल्ले का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सांसद संगम लाल गुप्ता को बदमाशों ने फोन करके बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी है, रंगदारी मांगी गई है। सांसद ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में मामले की तहरीर दी। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से प्रकरण की जांच एंटी टेररिस्ट सेल कर रही है। सांसद संगम लाल गुप्ता ने बताया कि आवास पर पहुंचने के बाद करीबन 9:30 बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। फोन पर क्या बातचीत हुई, सुनिए। हेलो हेलो, अरे आप संगम लाल बोल रहे हो? जी, शाम तक 5 करोड़ का जुगाड़ कर दो, बम से उड़ा देंगे तुमको। जगह टाइम हम बताएंगे, कहाँ तक पैसा लेके आ रहा है। 5 करोड़ का जुगाड़ करवा दो, पूरा कटरा बम से उड़वा देंगे, ठीक है? हम तुम्हारे पास शाम को 5 बजे फोन करेंगे। कहा पैसा लाने पास तो हम तुम्हें बता देंगे, रखो। तो 5 बजे 5 करोड़ की डिमांड थी सांसद से। अब सोचिए, सांसद को धमकी भरे जब फोन आएंगे तो जनता का क्या हाल होगा। फिलहाल इस फोन की जो जांच की गई है उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आया है वो तथ्य ये कहता है कि फर्जी आईडी पर यह सिम कार्ड लिया गया था जिसके जरिए फोन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास प्रतापगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से प्रताप से सांसद संगम लाल गुप्ता को जो है 5 करोड़ की जो रंगदारी मांगी जाती है, वही इससे पहले भी जो है सांसद संगम लाल गुप्ता को रंगदारी मांगी जा चुकी है और पुलिस जो है अभी भी उस मामले पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरे मामला एक नया सामने आ गया है। जैसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है सांसद संगम लाल गुप्ता जी से, और वही कल देर शाम जो है एक स्कूटी बरामद होती है जो कि बिना नंबर की होती है। बिना नंबर की स्कूटी बरामद होने से भी हड़कंप मच गया है क्षेत्र में जो है, और कटरा जो मंदिर है वहां पर भी उड़ाने की बात कही गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी विकास साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से जातीय समीकरण साधने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश है, तो समाजवादी पार्टी पीछे कैसे रहेगी गणित साधने में। प्रबुद्ध वर्ग का जवाब है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, और इसका आगाज हुआ आज कानपुर में। राज्यपाल कश्यप फूलन देवी के गांव पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी की फोटो पर पुष्पमाला अर्पित करी। फूलन देवी की जयंती पर राज्यपाल कश्यप ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला और कहा बीजेपी पिछड़ों की विरोधी है, समाज में संप्रदाय विवाद करती है। वाराणसी में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। मणिकर्णिका घाट भी पानी में लबालब डूबा हुआ है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को परेशानी आ रही है। तो वहीं बाढ़ का पानी गंगा किनारे बसे लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मंत्री नीलकंठ तिवारी, सीपी सतीश गणेश और डीएम कौशल राज शर्मा ने दौरा किया और बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री भी वितरित की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी, इटावा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, अलग अलग जगहों पर हालात एक जैसे आपको लगेंगे। हर तस्वीर पर जब आप नजर डालेंगे तो पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि सूबे में 15 जिलों में सैकड़ों गांव इस समय जलमग्न हैं। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। कई जगह ऐसी जहां पर राहत पहुंच रही है और कई जगह ऐसी जहां पर लोग अभी भी राहत की आस देख रहे हैं। बाढ़ से बुरा हाल है, चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर लगातार प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक ऐसे ही हाल बांदा में है। हमीरपुर, इटावा, वाराणसी समेत तमाम क्षेत्रों में ऐसे ही हालात हैं। जालौन, इटावा और तमाम क्षेत्रों का जायजा मुख्यमंत्री ने खुद लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्रवाई को सरकार ने अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साझा करी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हितों को प्रभावित होने की बात कही गई। ऐसे में सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है, जो सभी शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण करेगी। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के काम को रोक दिया गया है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हम संवाददाता अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? एक बेहतरीन कदम है, सरकार की पहल है और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो इस जो ये पूरा विवाद चला रहा है इसको सुलझाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ जाती, जब तक हम सारी समस्याओं को सुन नहीं लेते, उनका निवारण नहीं हो जाता, तब तक रोक रहेगी। बिल्कुल पूजा, एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर। हालांकि लंबा वक्त बीत चुका है और लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है चारों धामों पर आंदोलन प्रदर्शन होते हुए, और अब जब जो हक हकूकधारी है उनकी तरफ से जब इस्तीफा देने की बात निकलकर सामने आने लगी और आंदोलन को और उग्र करने की बात उनकी तरफ से होने लगी, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस तरह का बयान सामने आता है कि वो अभी पूरी तरह से देवस्थानम बोर्ड के जो भी कार्य है उनको रोकने का एक आदेश उनकी तरफ से निर्गत किया गया है। और साथ ही जो भी हक हकूकधारियों की समस्याएं शिकायतें हैं उनका जब तक निपटारा नहीं हो जाता, जो सरकार की तरफ से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जब तक वो सारी शिकायतों का समाधान नहीं कर देती या रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देती है, तब तक देवस्थानम जो बोर्ड है वो अपना काम नहीं करेगा। तो ऐसे में एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन अब जब आंदोलन उग्र होने की दिशा में हो चुका है तो इससे पहले इस तरह का एक आदेश आना कहीं ना कहीं जो हक हकूकधारी है उनको रास नहीं आ रहा है। उनकी सीधे तौर पर एक मांग उठ रही है कि पूरी तरह से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, अन्यथा वो अपने आंदोलन को और उग्र रूप देने का काम करेंगे। अभी अजीत, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहती हूँ और मेरे ख्याल में जो तमाम दर्शक हमें सुन रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे। दो पहलू हैं इस पूरे आंदोलन के। अब ये हो सकता है कि जितने आंदोलनकर्ता हैं, पुरोहित हैं, वो ये बात समझ जाएं कि हमारा जो प्रेशर है वो काम आ रहा है और गवर्नमेंट बैकफुट पर आई है, और दूसरी तरफ धामी का पक्ष है। पुष्कर सिंह धामी ने क्या ये अपील करी है तमाम जो पुरोहित हैं, पंडा हैं, उनसे कि आप कुछ समय के लिए अपने आंदोलन को स्थगित कीजिए? इस तरह की कोई बात निकल करके दोनों तरफ से सामने आई है क्या? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो समय समय पर आंदोलनकारियों से इस बात को रखते आए हैं कि वो अपने आंदोलन को समाप्त करें और सरकार उनके पक्ष में है, और चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो भी उनकी शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान सरकार कर रही है। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री धामी ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है सभी तरह की समस्याओं के समाधान को लेकर। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, सीधे तौर पर पंडा पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूरी तरह से चारधाम देवस्थानम बोर्ड को सरकार भंग नहीं कर देती है वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और इसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री धामी को यह बयान देना पड़ा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड के जो भी कार्य हैं उनको फिलहाल रोका जा रहा है जब तक हाई पावर कमेटी अपना काम नहीं कर देती, और जो भी रिपोर्ट कमेटी की तरफ से शासन को प्रेषित की जाएगी उसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बोर्ड आगे कोई काम नहीं करेगा और यथास्थिति यहाँ पर रखी जाएगी। लेकिन आंदोलनकारी साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि बोर्ड को पूरी तरह से भंग किया जाए। लगातार ये मांग उठती आ रही है कि बोर्ड को भंग कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए पहल तो कर दी गई है, लेकिन इस पहल का असर क्या होगा वो वक्त बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश के करीबन 11,000 बूथों से ई संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को लेकर फीडबैक भी लिया और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत झोंकने के लिए आह्वान किया है, प्रेरणा दी है। तो वहीं पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी मंत्र देने वाली है। इसके लिए उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पूर्णकालिकों की कार्यशाला होगी। इस संवाद में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और लोकहित के निर्णयों को साझा किया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। आगामी चुनावों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनावी बुगल फूंक दिया है, जिसको लेकर के यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और जीत का दावा भी किया है। हालांकि यूकेडी की काशी सिंह एरी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का सहयोग उन्हें नहीं मिलता है, जबकि जनता को क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही काशी सिंह एरी ने स्वीकार किया है कि यूकेडी दल के आपसी लड़ाई का कारण जनता के दिल में जगह नहीं बन पाई है, लेकिन इस बार उन्हें जनता से उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता निराश नहीं करेगी। तैयारी चल रही, पहले से भी चल रही थी, अभी कुछ और तेज करेंगे और सभी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी लगाएंगे और बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए निश्चित तौर पर पूजा जिस तरीके यूकेडी की बात करते हैं, क्योंकि यूकेडी उत्तराखंड की सबसे पहली पार्टी है, क्षेत्रीय दल है और हर चुनाव में यूकेडी जो है चुनाव लड़ती है, लेकिन जो जनता का प्यार उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे सबसे बड़ा सवाल है कि यूकेडी जो अंदरूनी कलह है, अंदरूनी कलह की वजह से कहीं ना कहीं यूकेडी को हर बार जो हार का मुंह दिखना पड़ता है। ये इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दिवाकर भट्ट पहले यूकेडी में थे, वो जीत के आए, विधानसभा पहुंचे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। बिल्कुल धनंजय, कहीं ना कहीं मांग है इस दल की कि इस दल को तवज्जो दी जाए, साथ में क्षेत्रीय दल है, लगातार मांग उठाता रहा है। बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। पार्टी में आपसी लड़ाई के चलते पार्टी लोगों के दिल में जगह नहीं बन पाई, ये बात भी स्वीकार करी है एरी ने। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई का राक्षस बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई डायन आम आदमी का बजट बिगाड़ चुकी है, लेकिन सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और जो हमारा गैस है, खाद्य सामग्री है, उन सब के लिए हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे सारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हैं। और एक महंगाई के विरोध में प्रदर्शन है कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें कि वो सरकार पे अंकुश लगाएगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगाएगी। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 59वें दिन भी लगातार चल रहा है और क्रमिक अनशन का 39वां दिन है। सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग रखी है। वहीं पुरोहितों के पक्ष में उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका अध्यक्ष ने भी समर्थन दिया। उन्होंने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन करके आशीर्वाद भी लिया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।